महाराष्ट्र में और बड़ा मजबूत खड़ा कर सकता हूं। जी, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा? कौन बनेगा? मुझे लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी लगता है तो लगता है। मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन थोड़ा सा आ रहा है। आपको वॉमिटिंग सेंसेशन क्यों लग रहा है, ऐसे आ रहा है, इसका क्या जवाब है? अभी मुझे अंदर से लग रहा है तो लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? 2029 में अगर जब आप मुझे ये सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आने वाला सीएम कौन होगा, तब मैं कहूंगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सीएम बनेगा। ये मेरी बात आप लिख लो। देवेंद्र जी बन जाएंगे? जी, देवेंद्र जी बन जाएंगे? देवेंद्र जी बन सकते हैं सीएम? हाँ, बन सकते हैं सीएम अगले? बिल्कुल बन आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बन सकते हैं। चलिए, ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं। मेरी कौन दबा सकता है? कि मेरी रैली में भीड़ होती है और वोट कहाँ जाते हैं। क्या है, आप जैसे इतने सालों से पत्रकारिता में जो लोग हैं उनको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए कि यही बातें अटल जी के बारे में भी बातें किया करते थे लोग, बाला साहब के बारे में भी बातें किया करते थे लोग कि इनकी रैलीज में भीड़ होती है लेकिन वोट कहाँ जाते हैं। इन सारी चीजों के लिए एक समय आना होता है, एक समय जाता है। जो सीधी तरह से राजनीति करते हैं उनको समय लगता है, जो आड़ी टेढ़ी राजनीति करते हैं उनको कुछ पद मिल जाते हैं लेकिन वो ज्यादातर आगे चल के कुछ नहीं होता उनका। मैं सीधी तरह से राजनीति कर रहा हूं। अभी राजनीति आप बोलेंगे कि सीधी तरह से कैसे होती है, वो हो सकती है लेकिन ठीक है, समय जाएगा। लेकिन अभी पकड़ लीजिए 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और पूरा बहुमत 2014 में आया। उसके पहले अटल जी की सरकार आई थी लेकिन वो भी बहुत सारी पार्टियों के साथ थी। तो अभी 52 से लेकर 2014 तक अगर उनके लोग रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे 66 में शिवसेना का जन्म हुआ था और एक्चुअल में जब सत्ता आई थी वो 95 में आई थी, तो इतना समय तो लगता ही है उन कुछ चीज़ों के लिए। मुझे और मेरे पास पेशेंस है और लोग जोड़ते जाऊंगा और सत्ता लाऊंगा। जी, आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ते जाएंगे, पर हम देख रहे हैं कि इस बार आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं एक तरीके से। आपने माहिम दादर की सीट चुनी है, खास वजह आपने ये सीट चुनी? थोड़ी लंबी कहानी है, बताऊं? छोटे में बता नहीं सकता। बेटा भी बड़ा हो गया तो कहानी छोटी कैसी रहेगी? बताइए। अगर एक हमारी मीटिंग हुई थी हमारे पार्टी के नेताओं की, उस पार्टी की मीटिंग में जब मैं नहीं था, वहां पे हमारे बाला नांदगांवकर और बाकी सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि सारे जो नेता है पार्टी के और हमारे सबसेट से इनको इलेक्शन लड़नी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ मीटिंग हुई थी। और उसके बाद वहां पे अमित ने बोला कि अगर सबको लड़नी चाहिए, सब नेताओं को इलेक्शंस, अगर उसने ऐसे ही कह दिया कि अगर पार्टी बोलेगी तो मैं भी लड़ लूंगा। अभी उसकी न्यूज शुरू हो गई, मेरे कान पे आई न्यूज, लेकिन मैंने इतना वो सीरियसली लिया नहीं। फिर मेरी एक मीटिंग हो रही थी, वहां से सामने से मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अमित को भांडुप से खड़े कर दे। मतलब भांडुप? तब मुझे थोड़ा सा सीरियसनेस लगा। फिर मैंने रात को उसको मैंने सामने बिठाया। मैं बोला, ये जो चर्चा चालू है वो तू सीरियस है? इलेक्शन लड़नी है? बोले इलेक्शन लड़नी है, नहीं लड़नी बात अलग है। अगर आपको लगता है लड़नी है तो मैं लड़ लूंगा, नहीं लड़नी है तो नहीं लड़ूंगा, उसमें कोई। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के सारे लोगों को इलेक्शन लड़नी चाहिए। फिर वो न्यूज बढ़ती गई और करते करते मुझे ऐसे लगा कि फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भांडुप से बेटर है माहिम दादर।
हमारे जो नितिन सरदेसाई हैं उनको तो मैंने पहले 1 साल पहले बोल दिया था कि काम पे लग जाओ। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि अभी उनको मैंने बोला है काम पे लग जाओ, वहाँ पे इसको खड़ा करना है, मैं उनके साथ में क्या बात करूं, क्योंकि हमारे सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारे पारिवारिक भी संबंध है। फिर करते 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 वो सब लोगों ने मिलके एक तय कर लिया कि अमित को खड़ा करना है और वहां से ये बात शुरू हो गई। फिर मैंने बोला कि अगर लड़ना, देखो मैं अगर खुद की बात करूं तो इलेक्शन लड़ना वगैरह ये सारी चीजों के मेरा टेम्परामेंट है नहीं, क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो बाला साहब के साथ हुआ है। आपके आधार कार्ड में आपका फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस गलत हो गया है। अब इसको सही करवाने के लिए आप सीधा बाद में अगर घर में बेटा बोलता है कि मुझे इलेक्शन लड़नी है, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस तरह से टैकल करूं। लेकिन अगर वो खुद उसने अगर ये रास्ता चुना है तो ठीक है। फिर हमने आपके बेटे का एक बयान देखा और उससे लग रहा है कि बेटा बाप से कहीं आगे ज्यादा बढ़कर है और बाप कहीं सॉफ्ट लग रहा है। बेटे ने कहा कि मैंने फादर को कहा है कि आप विपक्षियों से कॉम्प्रोमाइज न करें, सबको खड़ा रहने दें, मेरी राह को आसान बनाने की कोशिश न करें। और ये भी कहा कि मैं अगर जीतूं तो अपने काम पर जीतूं, इसलिए न जीतूं क्योंकि मैं राज ठाकरे का बेटा हूं। किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? आप बेटे की राह आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिंपल चीज है। मैं जिस तरह से सोचता हूं उस तरह से मुझे लगता है सामने वाले उस तरह से उनकी सोच रखे, अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 साल पहले जब आदित्य मेरा भतीजा जब खड़ा था वर्ली में, तब मैंने वहां पे मेरे 39,000 वोट्स है ऑलरेडी, और वहां पे मैंने तय कर लिया कि पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहा है, मैं कैंडिडेट नहीं डालूंगा। और ये मैंने गुड जेस्चर में मैंने वो बात की थी, और मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, यानी कि मैं वहां पे कैंडिडेट नहीं डालूंगा, तो अगर आज नहीं डालूंगा तो कल आप क्या मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं हुई थी। अभी आप एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र जी हो या और कोई हो, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत सालों से है, बराबर। अगर मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, अगर गुड जेस्चर में उनको खड़ा नहीं करना है ना करे, खड़े करने हैं उनको उम्मीदवार खड़े करे। तो मैं किसी के साथ पास कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। और अमित ने तय कर लिया है इलेक्शन लड़नी है, तो देखिए ये आज कोई बोलेगा कि भाई मैं आज कैंडिडेट नहीं डालूंगा, 5 साल के बाद तो डालने ही वाले हैं, तब इलेक्शन लड़नी होगी तो आज ही लड़े। ये जो आप बात करते हैं गुड जेस्चर की, ऐसा लगता है कि या तो आपको राजनीति की समझ कम है या आपकी सीधी राजनीति बहुत ज्यादा सीधी है। नहीं, मैं गुड जेस्चर क्या है राजनीति में? मैं राजनीति के साथ में पारिवारिक संबंध भी मैं रखता हूं, और मुझे लगता है कि हर एक को ये सारी चीजें रखनी चाहिए। और ये गुड जेस्चर नाम की जो चीज है वो मेरे पास पकड़ लीजिए बाला साहब से आई है। जैसे एक बार शरद पवार साहब की बेटी जब पहली बार जब लोकसभा इलेक्शन लड़ रही थी, लोकसभा या राज्यसभा, आई थिंक राज्यसभा, तब बाला साहब ने उनको वोट दिए थे कि पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, ये एमपी बन के अंदर जानी चाहिए। उसके बदले में बाला साहब ने पवार साहब से कुछ मांगा नहीं था। पकड़ लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्रतिभा पाटिल पहली बार जब राष्ट्रपति बन रहे थे, तब बाला साहब ने सपोर्ट किया था, वो कांग्रेस की थी उम्मीदवार। मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ अच्छे चीजें भी होनी चाहिए, सब कुछ बुरा ही नहीं होता ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परिवार आप देख लीजिए, 2 परिवार हैं। प्रबोधन जी का परिवार है, तात्या साहब पाटिल का, पवार साहब का परिवार है बारामती का। कैसे लड़ रहे हैं आपस में? देखिए, कई संस्कारों की कमी है आप लोगों में, या आप लोभ ज्यादा है, सत्ता का प्रभाव ज्यादा है, क्या है?
देखिए, मैं मेरी परिवार की बात कर सकता हूं, उनके परिवार की मैं कैसे बात कर सकता हूं? हर एक का एक परिवार होता है, हर एक की एक सोच होती है, उनकी सोच उनके पास, हमारी सोच हमारे पास। अभी आप कहेंगे कि नहीं, वो कैसे सोचते वैसे आप सोचो, क्यों? यानी आप समझ लीजिए ना, जब मैं शिवसेना से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मेरा क्या स्टेटमेंट था, अगर आपको याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे ऊपर बाला साहब कोई भी एलिगेशन कर ले, कुछ भी बात कर ले, मेरी तरफ से उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं एक बात कुछ नहीं करूंगा। वो कुछ भी कह ले, उनको हक है। अभी यहीं पे बात हुई जब एनसीपी से अजित पवार बाहर निकले, शरद पवार साहब के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि हर एक की एक सोच की बात होती है, मेरी सोच वैसे है, मैं वैसे कदम उठाता हूं। और बात यह है ना कि राजनीति आपको समझ में आती है या नहीं आती है। देखिए, सक्सेस होता है ना, सक्सेस, तब आप जैसे लोग सबको बोलते हैं कि देखो राजनीति करनी है तो इनकी जैसी करनी है, और जब सक्सेस नहीं मिलता तो आप सवाल पूछते हैं इनको राजनीति करने आती है क्या? तो ऐसे थोड़ी होता है। देखिए दिबांग जी, मैं एक चाहता हूं ना कि इन सारी चीजों के सवाल जब आप पूछते हो ना लोग, एक बार खुद का चैनल निकाल के देख लो, फिर पता चलेगा कि एक पार्टी चलानी है और चैनल चलाने में कितनी तकलीफें होती है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा करेंगे कि मुझको भी साथ में लपेट लेंगे, ये आपकी खासियत है, ये मैं जानता हूं, पर ठीक है, मैं सवाल अपने जारी रखता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं आक्रमण नहीं कर रहा हूं कि आपने मेरे बारे में कुछ कहा, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये सवाल पूछना ही चाहता हूं कि जब एक दौर था राज ठाकरे, मतलब लग रहा था कि अगला मुख्यमंत्री यही बनेगा, इस जैसा कोई नेता नहीं, फिर कहां रह जाते हैं? यानी अखिलेश यादव की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, अठावले खुद मंत्री बन जाते हैं, कहां रह जाते हैं? अठावले जैसा मंत्री बनूं? मंत्री तो बने। अरे कैसी बात है? अरे उससे बेहतर मैं पार्टी बंद करूं। वो तो आप चाहें तो भी नहीं बन सकते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं नहीं, वैसे तो मुझसे होगा भी नहीं वो, लेकिन देखिए बात ऐसी है कि आप क्या सोचते हैं ना, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सोचता हूं, मैंने रास्ता कौन सा अपनाया है, मैं कैसे आगे जा रहा हूं, मुझे कब आगे जाना है, कैसे जाना है, ये मुझे दिख रहा है। हर्डल्स आते रहेंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन आप जब बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि इसको इस तरह से होना चाहिए, इसको इस तरह से काम करना चाहिए, इसको इस तरह। एक बार हमारी चप्पल में पैर डाल के देख लो, जिस तरह से सारी राजनीति भी बदल रही है, जिस तरह से पैसा जितना, यानी कि मैंने महाराष्ट्र में ऐसी कभी देखी नहीं बात, जिस तरह से जिस लेवल पे पैसे की जो बात चल रही है, अनबिलीवेबल। यानी ऐसा महाराष्ट्र कभी था ही नहीं।